आपको यूएस से पीएचडी का ऑफर भी आया था जिसको आपने ठुकरा दिया था, ऐसा क्यों? पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। मैं यूएस रहा हूँ, मैंने इंटर्न की वहाँ पर। मुझे जानकारी है आपकी और दीपाश्री मैम की लव मैरिज हुई थी, हाँ, तो क्या स्टोरी रही सर वो? फिर बात आगे बढ़ी और फिर वैवाहिक जीवन तक पहुँच। कुंडली रोड़ा बनी थी, पर जोड़ा सफल कैसे हो गया सर ये? उस दंगे के बाद हाईलाइट हुए थे और चर्चा का विषय बने। चैलेंजिंग था, नई जगह थी चाइनीज चाकू को लेकर कि मध्य प्रदेश में इस तरह के चाकू कुछ सटोरिए जिनके खिलाफ मामले भी दर्ज हो जाते हैं, इसके बाद वो कोतवाली घूमने निकल आते हैं, ऐसा क्यों? कार्रवाई भी करते हैं, एफआईआर भी करते हैं जो लोग नहीं मानते। जैसे कि शहर में चर्चा है जुए सट्टे को लेकर, कुछ आरक्षक भी उनके पास उठते बैठते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, यदि कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। राजनीति से जुड़ा हुआ है, उसने अपराध कर दिया है, तब आप कार्रवाई करते हैं। उस दौरान क्या राजनीतिक दबाव आता है आप पर? करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। अपडेट इंडिया का ये खास प्रोग्राम है लेट्स टॉक। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं टीकमगढ़ पुलिस कप्तान एसपी रोहित कासवानी जी। कासवानी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने जीवन परिचय के बारे में बता दें। मैं रोहित कासवानी अभी टीकमगढ़ में पुलिस अधीक्षक के पद पर हूँ। मैं मूलतः राजस्थान में झालावाड़ जिले का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूल एजुकेशन झालावाड़ में ही हुई है। उसके पश्चात मैंने आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। तत्पश्चात मैंने यूपीएससी की तैयारी की और मैं यूपीएससी में 2017 बैच का आईपीएस हूँ और मुझे मध्य प्रदेश काडर अलॉट हुआ है। मैं जब कॉलेज में था, मैंने देखा कि आप 2021 में जबलपुर में थे। हाँ, तब कोई एक खबर प्रकाशित हुई थी चाइनीज चाकू को लेकर, तब मैंने आपकी खबर पढ़ी थी। तो वो पूरा मामला क्या था, वो हमारे दर्शकों को। जबलपुर जो है कि मध्य प्रदेश के महानगरों में गिना जाता है। जबलपुर में क्राइम में एक चाकूबाजी का ट्रेंड है। वहाँ पर चाकू मारने की कई घटनाएं होती है। तो पहले ये चाकू स्थानीय स्तर पर खरीदे जाते थे। धीरे धीरे जैसे ऑनलाइन का ट्रेंड बढ़ा तो हमने पाया कि ये फ्लिपकार्ट, अमेजन इत्यादि इन वेबसाइट से भी खरीदे जाते थे और चाइनीज चाकू वहाँ मिलते थे। तो उसके बाद हमने फिर इन वेबसाइट से हमने इनके ऑफिसर से बात की। हमने सारा डेटा निकलवाया पिछले जब वहाँ में था तो पिछले 3-4 सालों का कि किन किन लोगों ने चाकू खरीदे। तो इस तरह के जो चाकू पाए गए थे उनसे सबसे चाकू हमने वापस कराए अगर कोई चाइनीज चाकू पाए जाते थे तो। इसके अतिरिक्त हमने जबलपुर क्षेत्र में सारे चाइनीज चाकू की जो भी जबलपुर के पिन कोड थे आसपास से, वहाँ उनकी डिलीवरी बिल्कुल बैन करा दी। और अभी उसके बाद ये जो इन वेबसाइट्स को हमने आगे भी लिखा था कि मध्य प्रदेश में इस तरह के चाकू बिल्कुल डिलीवर ना करें क्योंकि ये आर्म्स एक्ट के तहत अपराध में आते हैं। अच्छा सर, आपको यूएस से पीएचडी का ऑफर भी आया था जिसको आपने ठुकरा दिया था, ऐसा क्यों? उसके पीछे का कारण वजह क्या थी? नहीं, इसमें ये पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। मैं यूएस रहा हूँ, मैंने इंटर्न की वहाँ पर। तो वहाँ पर और इस लाइफ में एक डिफरेंस है। वहाँ पर बेसिकली आपकी डेस्क जॉब है स्क्रीन के सामने। मुझे थोड़ा वो जॉब अच्छा लगता है जो कि बैलेंस्ड हो, जिसमें आप सेवा भी कर रहे हैं और साथ में फील्ड का एक्सपोजर भी हो, जिसमें लोगों की मदद भी कर सके। तो उस दृष्टिकोण से मुझे ये यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की जॉब जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी। सर, खरगोन में दंगा हुआ था, आपको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। आपने वहां किस तरीके से मोर्चा संभाला था, क्योंकि आप उस दंगे के बाद हाईलाइट हुए थे और चर्चा का विषय बने थे? नहीं, खरगोन में रामनवमी पर वर्ष 2022 में दंगा हुआ था। उसके बाद मैं और मेरे बैचमेट जो कि अभी नीमा चेस्की हैं, हम लोग वहाँ गए थे। तो हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने दंगों को हैंडल किया। काफ़ी चैलेंजिंग था, नई जगह थी, नए लोग थे, वहाँ की डेमोग्राफी के बारे में या वहाँ की भौगोलिक जानकारी भी हमको नहीं थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने पहले शुरुआत में तो वहाँ जो फायर फाइटिंग का काम किया, कैसे भी होगी, कोई लड़ाई ना हो, कोई दंगा ना हो, उसको कंट्रोल किया। फिर उसके बाद जो दंगाई थे उनकी अरेस्टिंग शुरू की। धीरे धीरे वहाँ के जो विभिन्न ग्रुप थे, विभिन्न समुदाय थे, सभी से बातचीत शुरू की, सभी को समझाया, एक संपर्क स्थापित किया और एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की। फिर उसमें कई बार दिक्कतें भी आती थी, कुछ चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट भी होते थे, तो हम लंबी लंबी बैठक लेते थे, सभी को समझा ही देते थे। फिर
उन इलाकों में जो दंगाग्रस्त थे उनमें जो जो लोगों को नुकसान हुआ, तो वहाँ पर शासन स्तर पर हमने बात की, वहाँ पर उन लोगों को क्या क्या सहायता मिल सके वो उपलब्ध कराई। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग जो कर्फ्यू वहाँ लगा था उसको नियंत्रण में लाए, और उसके बाद लगभग 1 महीने के अंदर जो स्थिति थी वो नॉर्मल हुई। वो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था मेरे लिए और काफ़ी चैलेंजिंग था। तो उससे काफ़ी सीखा लाइफ में कि किस तरह इस तरह की परिस्थितियों को हैंडल किया जाता है। सर अगला सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्या आपकी अनुमति है, मैं सवाल कर सकता हाँ, हूँ? आप कर सकते हैं। सर जैसा कि मुझे जानकारी है आपकी और दीपाश्री मैम की लव मैरिज हुई थी, हाँ, तो क्या स्टोरी रही सर वो? नहीं, ऐसा है कि वो भी सर्विस में थी और मैं भी जब ट्रेनिंग में आया तो मुझे जी। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था। तो वहाँ उज्जैन में ही वो भी सर्विस में थी, तो वहाँ पर बातचीत शुरू हुई। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और उसके बाद फिर हमने घर पर बातचीत की, घर वालों को बताया। तो फिर इनका भी एक जो क्या कहते हैं कि एमपीपीएससी में जी। वेटिंग थी, तो वेटिंग थी डिप्टी कलेक्टर में, वो क्लियर होने में टाइम लग रहा था, तो वो क्लियर हुई। उसके बाद हमारे जो परिजन और इनके परिजन मिले, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और फिर वैवाहिक जीवन तक पहुंच गई। सर रिसर्च में हमने पाया कि कुंडली रोड़ा बनी थी, पर जोड़ा सफल कैसे हो गया सर ये? नहीं, देखिए, ऐसा कोई वो नहीं है। कुंडली कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, जी। और बाकी अन्य चीज़ें भी हैं जो मैटर करती है। एक कंपैटिबिलिटी होती जी। है, तो वो मैटर करती है। तो कंपैटिबिलिटी और आपका परिवार अगर साथ दे, सब कुछ है, और आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो अन्य चीज़ें फिर बाद सबसाइड हो जाती है। सर शहर की ओर वापस आ जाते हैं, लगातार न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है लाउड स्पीकरों को लेकर, इस पर पुलिस सख्त क्यों नहीं हो रही लाउड स्पीकरों पर? लाउड स्पीकरों पर हम लोग समझाइश देते हैं और नियमित रूप से कार्रवाई भी करते हैं, और जहाँ जहाँ जैसे पाया जाता है कि लाउड स्पीकरों का उपयोग हो रहा है, तो उस पर कार्रवाइयाँ और बढ़ा रहे हैं हम, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ की नहीं सर, जाएगी। जो न्यायालय का आदेश है उस हिसाब से अभी आपने देखा होगा कि गाड़ियों पर अधिक मात्रा में लाउड स्पीकर लदे होते हैं, धम ढाई बहुत तेज आवाज में शोर शराबा, कहीं ना कहीं मरीजों को भी परेशानी नहीं, होती है। ये निश्चित रूप से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं जी। उनको भी होती है, बुजुर्गों को भी होती है। तो उस दिशा में हम लोग समझाइश भी देते हैं, और हम लोग फिर कार्रवाई भी करते हैं, एफआईआर भी करते हैं जो लोग नहीं मानते हैं उन पर। तो अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है इसको आगे भी लेकर? ये है कि कोई पहली चीज़ ठोस? समझाइश की है, क्योंकि कुछ लोगों का रोजगार भी उससे जुड़ा है, जी। और नहीं मानते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रोजगार के तौर पर हम जैसे अगर देखें तो रोजगार को 3 से 4 या 5 में भी चला सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में जो होता है उस पर अब कोई ठोस एक्शन लिया जाएगा क्या? नहीं, उस पर जो है कि जो नहीं मानेंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, उनकी जो डीजे वगैरह है वो जब्त करके जी। और न्यायालय में उनको पेश किया जाएगा। सर जैसे कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है, उसने अपराध कर दिया है, तब आप कार्रवाई करते हैं, उस दौरान क्या राजनीतिक दबाव आता है आप पर? नहीं, देखिए, अगर आप सही कर रहे हैं तो कोई ऐसा राजनीतिक दबाव नहीं आता है। सभी लोग समझते हैं कि क्या कानूनी रूप से सही है, क्या गलत है, तो ऐसा कभी मैंने महसूस नहीं किया। सर देखने में आया है कोतवाली थाने में नामचीन अपराधी बदमाशों की जो है होर्डिंग बोर्ड लगाया जाता था, लेकिन अब वो नहीं लगा है, ऐसा क्यों? नहीं, जैसे नाम वगैरह तो वो तो लगते ही नहीं है, और कोतवाली थाने का रिनोवेशन चल रहा है, जी। तो वो कार्य होने के पश्चात फिर नए पैटर्न में लगाई। अच्छा सर, देखने में भी आया है कि कुछ थानों के पुलिस आरक्षक, जैसे कि शहर में चर्चा है जुए सट्टे को लेकर, कुछ आरक्षक भी उनके पास उठते बैठते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, यदि कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। और सर साइबर क्राइम को लेकर हमारा सवाल रहेगा, अधिकतम देखने में आ रहा है साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, इस पर अपनी क्या तैयारी है? साइबर क्राइम ऐसा है कि इसमें ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी देश में बैठा हो, कहीं से भी बैठा हो, उसके पास एक कंप्यूटर है, वो कहीं भी साइबर क्राइम कर सकता है। हम्म। तो अन्य क्राइम के कंपैरिजन में इसको रोकना और इसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसमें हमारी साइबर टीम है, वो तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी 1930 की हेल्पलाइन है, जिसमें नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उसके द्वारा ये चलाई जाती है। जी।
और उसमें यदि किसी से भी के साथ भी क्राइम हुआ है तो वहाँ पर रिपोर्ट करके तत्काल अगर किसी के पैसे गए हैं या फाइनेंशियल रिलेटेड फ्रॉड हुआ है तो वो बता सकते हैं, या कोई और भी क्राइम हुआ है वो बता सकते हैं। साथ ही हम लोग प्रयास करते हैं कि जिसके भी पैसे गए उसको दिलाने का जल्दी से जल्दी। इसके साथ ही स्कूलों में, गाँवों में और थाना स्तर पर हम लोग साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता भी काफ़ी उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि जागरूकता ही सबसे पहले जो है वो साइबर क्राइम से बचा सकती है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो जो नए प्रकार के क्राइम आ रहे हैं उसमें क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ किसी को बतानी है, क्या नहीं बताना है, तो वो सब हम जनता को बताते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, हम जनता को समझाते हैं कि किस किस चीज़ों से ध्यान रखना चाहिए, अपनी क्या चीज़ इंटरनेट पर डालनी चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, क्या किस हद तक कोई जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किस पर कैसे विश्वास करें, किस पर ना करें, तो वो सारी जानकारियां भी लोगों को दी जा रही है। और हमारी साइबर क्राइम टीम है जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी वो इनसे लड़ने के लिए लगी है। सर, नए कानून को लेकर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि क्रिमिनल कोड में बदलाव आया है, धाराएं भी परिवर्तित हुई हैं। अब धाराओं को डिसाइड करने में और कार्रवाई करने में थोड़ी बहुत तो कठिनाई आ रही होगी। तो आपका ऐसे नए कानून को लेकर ओपिनियन क्या है और नई धाराओं को लेकर आप किस तरीके से क्रियान्वयन करेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि नए कानून जो आए हैं ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है। मैं कहूँगा कि हमारे जो पुराने कानून थे वह स्वतंत्रता के पहले बने थे, कुछ उनमें अमेंडमेंट हुए, पर एक बिल्कुल उनको चेंज करके एक आज जो हमारा देश जिस प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कानून जो सरकार द्वारा लाए गए हैं ये बहुत ही अच्छा एक मूव है, एक पॉजिटिव दिशा में हम बढ़ रहे हैं। इसमें जनहित के लिए कई ऐसे प्रावधान है, जैसे कि 0 एफआईआर है जिसमें कहीं भी एफआईआर कराई जा सकती है, ई एफआईआर है, ऑनलाइन भी एफआईआर कराई जा सकती है। उसके साथ ही विटनेस प्रोटेक्शन है जिसमें गवाहों का प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। साथ ही कोई भी पुलिस की कार्रवाई होगी तो उसके लिए वीडियोग्राफी अब अनिवार्य कर दी गई है, तो वो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। साथ ही फिर महिलाओं, बच्चों, सीनियर सिटीजन से इनके कथन लेने हैं तो वो उनके बताए स्थान पर लिए जा सकते हैं और महिलाओं के कथन महिला अधिकारी ही लेंगी। तो ये कुछ पॉजिटिव मूव भी आए हैं। फिर जो नए अपराध आए हैं जैसे आतंकवाद, अलगाववाद, मॉब लिंचिंग, चेन स्नैचिंग, ये अपराध भी नए कानूनों में जुड़े गए हैं। फिर जो प्रक्रिया है कानूनों की, प्रत्येक स्टेज पर एक टाइम लिमिट दी गई है कि इस टाइम लिमिट में उसको पूरा करना है, तो उससे एक जनता को त्वरित न्याय मिले इस और भी कोशिश की गई है। तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मूव है नए कानूनों में और मैं इनको देखता हूँ कि इससे जनता को फायदा ही होगा, त्वरित न्याय मिलेगा और हम एक दंड से न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। ये सर, देखने में आया है कुछ सटोरिये जिनके खिलाफ मामले भी दर्ज हो जाते हैं, इसके बाद वो कोतवाली घूमने निकल आते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, अगर ऐसे कोई हैं तो कार्रवाई भी करते हैं। अभी आप देखिए कि पिछले 2-3 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमने ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कभी दिखते ही नहीं, जिनको के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो बड़े बड़े सटोरिये थे। हमने एक 43 लाख का आईपीएल सट्टा पकड़ा, एक हमने 21 लाख का पकड़ा, एक 18 लाख का सट्टा पकड़ा है। तो उसमें कई ऐसे मैं कहूँगा कि सफेद पोश लोग थे जो नॉर्मल अपना बिजनेस करते थे, उनका पता ही नहीं चलता था कि ये लोग इन्वॉल्व भी हैं। तो ऐसे लोगों को भी पकड़ा है और आगे भी हमारी कार्रवाई ये जारी रहेगी और कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर इन्वॉल्व होता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। सर, अगला सवाल हमारा है फर्जी एफआईआर को लेकर। शहर के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इस परेशानी से खुद जूझ रहे हैं और मतलब वो चाहते हैं कि फर्जी एफआईआर हो सकती है, अगर हो सकती है तो इसके बाद क्या हो सकता है, क्या कार्रवाई? नहीं, देखिए, जो कानून है, जैसे कानून में जो स्पष्ट निर्देश हैं, यदि कोई व्यक्ति आकर बताता है, अगर उस पर संज्ञेय अपराध पाया जाता है तो वो किया जाएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन में अगर वो चीज़ नहीं पाई जाती है तो वो उसकी फाइनल रिपोर्ट में हटा दिया जाएगा। ये सीधी प्रोसेस कानून में है, तो हम उसी का पालन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ टीकमगढ़ शहर के पुलिस कप्तान रोहित कासवानी जी, जिनसे हमने संवाद किया। उन्होंने बड़े ही आसानी के साथ अपने शब्दों में जवाब दिया
आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए।